ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ISTQB स्टैंड करता है इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड को, और ITB बोर्ड ये वो करता है इंडियन टेस्टिंग बोर्ड के लिए। बोथ सर्टिफिकेशन की वैल्यू एक ही है, बस प्राइजेस अलग अलग हैं। और जहाँ भी आपको ISTQB के लिए कॉल किया जाता है आप जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले दिखाया था कि मेरा नाम यहाँ अवेलेबल था सर्च करने पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों का भी नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा जब आप लोग सर्टिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ढूंढना पड़ता है आपको अपना नाम। चंदन सिंह चौहान यहाँ ढूंढेंगे मिल जाएगा, 20 तारीख को किया था मैंने। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ISTQB में। तो देखिए हमें, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, क्या क्या हम लोगों को कवर करना चाहिए और किस किस के बेसिस पे क्वेश्चन वहां पर आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं बताया था आपको टेस्ट बेसिस, टेस्ट केसेस स्पेसिफिकेशन, इसी तरीके से देखिए कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे हमारे टेस्ट केसेस के बाद, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स पे बनेंगे। तो उसके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, बेसिक 7 प्रिंसिपल जो होते हैं। तो यहाँ शायद मैंने लिखा भी होगा कहीं पे, हाँ ये वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इन्हीं सब क्वेश्चंस को घुमा घुमा के आपके पास रखेगा। ऑप्शन ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन आपको एज्यूम नहीं करना है कुछ भी, जो एक्चुअली फैक्ट एंड फिगर है उस पर ही चलना है। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको ये डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। डिफेक्ट क्लस्टरिंग जैसे मैंने यूज कर रहा था कि एरिया इन विच द बग हैव द टू मेनी बग, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन घुमा देगा कि भाई एक मतलब कि 50 मॉड्यूल है, 50 मॉड्यूल में 500 बग मिले, ठीक है ना। अब एक मॉड्यूल है जिसमें कि केवल 10 बग मिले, तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मतलब ज्यादा मॉड्यूल है तो ज्यादा बग मिलेंगे ही, लेकिन जब छोटे मॉड्यूल में ज्यादा बग मिल रहा है तो वहां पर हमारा टर्म यूज होगा डिफेक्ट क्लस्टरिंग का, ठीक है ना। इस तरीके से वो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स पे थोड़ा सा घुमाएगा कि इसने ये स्ट्रेटजी यूज करी थी, अब उसको कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, क्या दोबारा सेम, इस टाइप में। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। एसटी को भी क्लियर करना है तो सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है प्रॉपर, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से था। अब आगे चलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। तो जैसे मैं बताया था टेस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके प्रोसेस के बेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई टेस्टिंग प्रोसेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, प्रोसेस से क्या बेनिफिट है, उसके पीछे 4 ऑप्शंस होंगे, सिलेक्ट करने होंगे। और कुछ हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके एसटीएलसी से भी हो, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे एसटीएलसी से। लेवल ऑफ टेस्टिंग देखिए ISTQB की दुनिया में या स्टैंडर्ड की बात करें तो लेवल ऑफ टेस्टिंग जो होता है कुछ ऐसा होता है: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक, सैनिटी, सिस्टम रिग्रेशन, एक्सेप्टेंस, अल्फा, बीटा, एंड देन फाइनली हम लोग एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली पैटर्न फॉलो होता है। फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बिल्ड बनी, सबसे पहले जो डेवलपमेंट एंड पे टेस्ट होगी, मतलब वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी, उसे यूनिट टेस्टिंग बोलेंगे या कोड रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। यूनिट टेस्टिंग कर, जब यूनिट टेस्टिंग पास हो जाएगी तभी वो हमारे सर्वर पे आएगी, टेस्टिंग सर्वर पे आएगी। टेस्टिंग सर्वर पे आने के बाद हम लोग फिर चेक करेंगे कि क्या वाकई हमारे सारे मॉड्यूल हैं यहाँ पर। मतलब जैसे हमने 3 मॉड्यूल हमें पहले में जाने थे, पहले इटरेशन में 3 मॉड्यूल जाने थे, तो क्या सारे हैं, क्या सारे सही फंक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, स्मोक टेस्ट हो गया, फिर स्मोक के बाद फिर सैनिटी होगा, फिर एक सिस्टम टेस्ट होगा सारे मॉड्यूल को जोड़ करके, फिर वापस एक रिग्रेशन टेस्टिंग करी जाएगी जहाँ जहाँ बग थे उसके सराउंडिंग में जितने एरिया थे, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी। और आप हमेशा याद रखिए एग्जीक्यूशन के बाद रीटेस्टिंग और रिग्रेशन के बाद रीटेस्टिंग जरूर होती है, ठीक है ना, जब भी आप बग लॉक करेंगे तो एक्सेप्टेंस होगी, अल्फा बीटा होगी। और ये सारी चीज होने के बाद जब बिल्ड लाइव होती है तो हम लोग एक एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं। मतलब हम लोग अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं या टेस्ट केस लिखते हैं मैनुअली या ऑटोमेटेड, जिसमें हम एप्लीकेशन को एंड टू एंड चलाते हैं। जैसे कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अब एक, उसको बोलते हैं सीड डेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा सीड डेटा होता है। जब आप सारी टेस्टिंग अल्फा बीटा कर लेते हैं तो पूरा डेटाबेस क्लीन किया जाता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब यहाँ पे एंड टू एंड टेस्टिंग हम लोग क्या करेंगे कि एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और उसको सीड डेटा मतलब पहला डेटा डालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बैंक की एप्लीकेशन है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका प्रोफाइल बनाऊंगा, फिर मैं प्रॉपर नेम दूंगा एक पर्सन का, उसे अकाउंट बनाऊंगा, उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करूंगा, फिर कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कराऊंगा मैं, फिर उस पर कुछ मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना, कुछ टीडीएस कैलकुलेट करूंगा कुछ इस टाइप में, और फाइनली मैं उसका और जो भी उसको इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलना था वो कैलकुलेट करूंगा, या कोई ड्यू है तो वो है। तो इस तरह से एक हम लोग सीड डेटा बनाते हैं, उसे ही बोलते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग के बाद, अ, हाँ, कुछ नॉन फंक्शनल से क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन इन जनरली क्वेश्चन नहीं होते हैं नॉन फंक्शनल से। लेकिन ये समय मिले तो पढ़ लीजिएगा, वरना इतना जरूरी नहीं है नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल में क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना।
कि आपकी एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद फिर लोड कैसा है उस पे, लोड टेस्टिंग कैसी है उसकी, स्ट्रेस कैसी है उसकी, ठीक है ना। इसके बाद यूजिबिलिटी कितनी है उसकी एप्लीकेशन। हाँ, यूजिबिलिटी आ सकती है आपको, यूजिबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एप्लीकेशन यूजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं या क्या, इसके घुमाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी से हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकती है और पोर्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ टेस्टिंग, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे मेथड ऑफ टेस्टिंग के। मेथड ऑफ टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ आपका, कि आपका एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और इसके अंदर टेस्ट के डिजाइन टेक्निक क्या होती है हमारी, बेसिकली क्या होती है, बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू और इक्विवेलेंस पार्टीशन, वैलेंस पार्टीशन, ये 2-3 मेन टेक्निक होती है इसकी, ठीक है ना। तो इसके बाद जैसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आती है, ठीक है ना। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, हम लोग पाथ बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके टेस्टिंग पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एक और होती है, लेकिन इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, ठीक है। तो मेनली ब्लैक बॉक्स से ज्यादा बनेंगे, व्हाइट बॉक्स से कम बनेंगे, और ग्रे बॉक्स से शायद एक भी ना बने या कुछ बनेंगे, जरूरी नहीं होता। इसके बाद देखिए स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके। स्टैटिक पे ज्यादा बनेंगे, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग एक होती है, इसमें बात करूंगा ना कि डायनेमिक टेस्टिंग। तो डायनेमिक टेस्टिंग की मैं बात करूं तो देखिए इसमें क्या क्या हो जाता है। एक हो जाती है स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग, स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये टेस्टिंग क्या क्या रखेगी आपके, स्टेटमेंट, ठीक है ना, डिसीजन, कंडीशन, इस टाइप की चीजें जो है इसमें आएंगी। और बस यही समझ लीजिए, इतना बहुत है, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग। एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग में क्या हो गया, जैसे कि आपका हो गया एरर गेसिंग। भाई कोई पुराना बंदा जिसने बहुत बार काम किया, वो गेस करेगा कि कहाँ पर आ सकती है एरर, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो सकता है आपका एक्सप्लोरेटरी, वो एक्सप्लोर कर सकता है, एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन, एक्सप्लोर टेस्टिंग हो गई, ठीक है ना। इस टाइप की चीजें आएंगी आपके पास। इसके बाद क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है कुछ, स्पेसिफिकेशन बेस्ड बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन बेस्ड में इसमें क्या होगा आपके साथ, मतलब थोड़ा सा सिनेरियो दिया जाएगा, उसमें आप बाउंड्री वैल्यू हो गई, उस पे काम करना होगा आपको, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होंगे। बाउंड्री वैल्यू के बाद आपके कुछ क्वेश्चन होंगे इक्विवेलेंस पे, इक्विवेलेंस पे, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या होगा, डिसीजन टेबल भी होगा। डायरेक्ट नहीं लिखा होगा कि डिसीजन टेबल का है, लेकिन आपको ये जरूर सोचना होगा कि किसका क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एक होता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, इसके बेस पे टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत आ सकता है आपका यूज केस टेस्टिंग, इसके बेसिस पे आपके ये एसटीक्यूबी के टर्म है जो मैं लिख रहा हूँ, तो इनसे ही क्वेश्चन आएंगे बेसिकली आपके। इसके बाद फिर आपका स्टैटिक टेस्टिंग, ये डायनेमिक टेस्टिंग हो गया, जिसमें आपका ये सब आएगा। स्टैटिक टेस्टिंग सबसे फेवरेट क्वेश्चन बता देता हूँ क्या आएगा आपका, ये आता है स्टैटिक टेस्टिंग हो गया। तो स्टैटिक टेस्टिंग में जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा जो उनका सबसे फेवरेट पार्ट है वो है रिव्यू। इससे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग हर बार कि रिव्यू में क्या कैसे करना है। रिव्यू में जैसे मैंने बताया था, रिव्यू के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इंस्पेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर्मल इनफॉर्मल रिव्यू, वॉक थ्रू, ठीक है, वॉक थ्रू, फिर टेक्निकल, और ऐसा बोल सकते हैं टेक्निकल रिव्यू, ठीक है। इसके बाद कुछ एनालिसिस होता है, स्टैटिक एनालिसिस इसे बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका जो जाएगा आपका एक तो होता है डेटा फ्लो, कि आपका डेटा कैसे फ्लो होगा, और कंट्रोल फ्लो। इसमें दो चीजें होती हैं कि आपके एप्लीकेशन का कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जैसे याद करिए लास्ट टाइम हमने फ्लो चार्ट बनाया था, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ता है,
ठीक है। इसके बाद कुछ मैनेजमेंट पे क्वेश्चन होते हैं। मैनेजमेंट मतलब कि होता है मैनेजमेंट, जैसे कि मान लीजिए आप अपने बग कहाँ मैनेज करते हैं, तो बग लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है ना। इसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग पे बन सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग मतलब ये होता है कि जब आपकी टेस्टिंग कहीं से OUS, हाँ कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग, जब आपकी टेस्टिंग मॉड्यूल किसी से इंक्लूड होती है ना, जैसे कि आपकी कोई इंडिविजुअल मॉड्यूल है एंड वो किसी अदर चीज से जाके ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सिलेनियम है, सिलेनियम जाके ऐड हो गया मेवन से, मेवन जाके ऐड हो गया जेनकिन से, ठीक है ना। तो ये हो गया CI, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसे बोलते हैं CI, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इससे बहुत कम ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन होता क्या है। इसके बाद जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेंटेनेंस टेस्टिंग। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई मेंटेनेंस टेस्टिंग में कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है, और इसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बनाए जाएंगे, ठीक है। और आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं एजाइल से। जितना मैंने एजाइल में आपको बताया था उतना बहुत था, उसके बेस में ही आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि उसके बाद कुछ टर्म्स होंगे जैसे कि रिस्क फैक्टर के बारे में क्वेश्चन आएंगे आपके, कि भाई रिस्क क्या होता है, रिस्क एनालिसिस क्या होता है, रिस्क बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है। रिस्क बेस्ड टेस्टिंग में कुछ नहीं होता है, जो पहले जो रिस्क हम लोग, आपका मैनेजर जो कवर करता है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे कुछ पॉइंट प्री डिफाइंड रिस्क होते हैं कि भाई यदि कोई डेटा फॉल्ट हो गया तो कहाँ जाके स्टोर होगा, बैकअप कहाँ बनेगा इसका, ठीक है। तो इस टाइप में रिस्क होता है, इसमें उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और इधर तो कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। और चलिए अब कुछ क्वेश्चनरी के बारे में चलते हैं और फिर हम लोग वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो हाँ, कुछ मैं बता देता हूँ कि जब आप फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपको कोई भी मतलब एडवांस वो नहीं चाहिए होती है, कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है कि आपको फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट करना है तो कुछ आपको चाहिए, लेकिन नहीं, ये आप मुश्किल से 2 या 3 महीने, 1 या 2 महीने भी सही से पढ़ लेंगे। मैंने तो 1 महीने पढ़ के दे दिया था, लेकिन 1 महीने भी आप पढ़ लेंगे सही से तब भी क्लियर हो जाएगा फाउंडेशन लेवल, यदि सही से पढ़ेंगे तो। इसके बाद जब 1 महीने आप सर्टिफिकेशन करने के बाद लमसम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कुछ आपका फाउंडेशन जब क्लियर हो जाता है तो फिर आप उसको एडवांस लेवल या एनालिटिक्स लेवल पे, दूसरा लेवल जो है एनालिटिक लेवल है, उसको सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसे बेसिकली टेस्ट एनालिस्ट बोलते हैं। जो दूसरा लेवल होता है उसे बोलते हैं टेस्ट एनालिस्ट। इसके बाद तीसरा होता है उसमें कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद टेस्ट एनालिस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। फिर आप देते हैं टेस्ट मैनेजर का सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। एक समय बहुत एडवांटेज थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा एडवांटेज है नहीं। और इसमें शायद 65% आपका मार्क्स होने चाहिए, पहले 60% था, लेकिन जिस साल मैंने दिया था उसी साल से 65% हो गया था क्वालिफिकेशन करने का, ठीक है। और इसके बाद तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और उन पे काम करते हैं ना। तो उन पे चलते हैं हम लोग, एक मिनट जाइए। तो ये मेरी वेबसाइट में शायद अवेलेबल होगा कुछ प्रैक्टिस सेट, मैंने यहाँ कुछ बना के रखे हुए थे। तो शायद मैंने यहाँ कहीं रखे हुए थे। इंट्रो क्वेश्चन एसटीक्यू प्रैक्टिस सेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं पहला वाला प्रैक्टिस सेट ओपन करता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये देखिए यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको इस सब पे सर्च करना होगा और इसको हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, अभी आंसर के पीछे मत जाइएगा आप लोग, आप क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए। तो इस तरह से आईएसटी ग्रुप के मैंने लमसम काफी सारे यहाँ सेट डाल रखे हैं, आप इतने सेट भी प्रैक्टिस
कर लेते हैं तब भी आपका क्वालिफिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी यही सब सारे सेट पढ़े थे और उसके बाद मैंने जाके एग्जाम दिया था। ठीक है, तो कनेक्शन तो है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे क्या है कि वी स्प्लिट, देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, वी स्प्लिट टेस्टिंग इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस प्राइमरली बिकॉज, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि हम लोग टेस्टिंग को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ब्रेक करते हैं। क्यों करते हैं ब्रेक? ठीक है ना। अब देखिए अभी आप अभी मेरे को, हाँ कोई कुछ कह रहा है? देखिए मैं पढ़ता हूँ इसको बेसिकली, एक एक ऑप्शन पढ़ता हूँ। ईच टेस्ट स्टेज हैज ए डिफरेंट पर्पस। ठीक है, इट इज इजियर टू मैनेज टेस्टिंग इन स्टेजेस। ठीक है ना, वी कैन रन डिफरेंट टेस्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, द मोर स्टेजेस वी हैव द बेटर टेस्टिंग। तो देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता। क्यों? द मोर स्टेजेस वी हैव वी द बेटर द टेस्टिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जितनी ज्यादा स्टेज बनाते हैं टेस्टिंग बेटर होती जाएगी। ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। अब देखिए जनरली आपको जो पेपर मिलेगा उसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि उसके दो दो तीन तीन ऑप्शन करेक्ट है। तो जाहिर सी बात है इसमें अब मेरे को तीन में से दो ऑप्शन हटाने हैं, एक ऑप्शन को रखना है। फिर से हम एबीसी को पढ़ते हैं। ईच टेस्ट हैज ए डिफरेंट पर्पज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों हम लोग स्प्लिट करते हैं? ताकि ईच टेस्टिंग का जो पार्ट होता है, जिसमें बात कर रहा हूँ स्मोक का, सैनिटी का, तो हर टेस्टिंग का एक पर्पज होता है, तभी हम लोग आगे मूव होते हैं। इट इज इजियर टू मैनेज टेस्टिंग इन स्टेजेस। नहीं, टेस्टिंग मैनेज करने के लिए हम लोग स्टेजेस यूज करते ही नहीं। टेस्टिंग को मैनेज करने के लिए हम लोग प्रोसेस को यूज करते हैं, स्टेजेस नहीं करते ना। वी कैन रन डिफरेंट टेस्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, ये भी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? स्टेज से और इन्वायरमेंट का कोई लेना देना है ही नहीं। समझिए बात को, इस तरीके से आपको एलिमिनेट करने होंगे अपने ऑप्शन। स्टेज और इन्वायरमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या बना? ए वाला। ठीक है ना। और यदि इसका आपको स्क्रॉल करेंगे तो मैंने शायद नीचे आंसर भी लिख रखे हैं, नीचे आएंगे तो देखिए पहले का ए है। ठीक है, अब मैं ऊपर करता हूँ, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं ना। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप क्वेश्चन करते जाइए, एक नोट पैड में आंसर लिखते जाइए, फिर मैच कराइए और फिर को अपने रिजल्ट को चेक करिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द यूज ऑफ टेस्ट टूल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द यूज ऑफ टेस्ट टूल प्रोवाइडिंग टेस्ट कैप्चर एंड रिप्ले फैसिलिटी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या मतलब कैसा टूल है और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर एंड रिप्ले करेंगे। तो कौन सी आपकी फैसिलिटी को सबसे ज्यादा वो किस टूल से हमें मिलेगी और सबसे ज्यादा कौन सी मतलब टेस्टिंग की कौन सी ऐसी चीज है जो फैसिलिटेट होगी ना। तो देखिए हम लोग, यदि आपने देखा होगा हम लोग क्या करते, कैप्चर और रिप्ले कहाँ करते थे? क्यूटीपी में करते थे। इसके बाद हम लोग सेलेनियम आईडीई में करते हैं। और आपको बताओ क्यूटीपी कौन सा टूल है? फंक्शनल और रिग्रेशन टेस्टिंग का टूल है। हम लोग कैप्चर और रिप्ले क्यों करेंगे? जब हमें सेम टेस्ट केस दोबारा रन कराना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कैप्चर और रिप्ले को करेंगे ना। जैसे हम लोगों ने अभी स्टेज डिफाइन करी, यहाँ पर यदि आप आ जाइए, देखिए हम लोग रिग्रेशन कब करते हैं? जब हमने पहले सारी टेस्टिंग कर ली, सारे बग फिक्स हो गए, तो जो मतलब कि एरिया जो इफेक्टेड था, रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया यहाँ पे जो बग था, इस वाले मॉड्यूल से जो जो मॉड्यूल अटैच्ड हैं उन सबको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए इसमें 10 मॉड्यूल थे इस एप्लीकेशन में, तो मैं 10 को नहीं टेस्ट करूंगा। ठीक है ना, जो जो उसका सराउंडिंग एरिया था उसको मैं टेस्ट करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही टेस्टिंग कहलाती है, रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करे थे, हम लोग जनरली नया टेस्ट केस नहीं लिखते हैं। तो जो हमने पहले टेस्ट केस लिखे थे उससे ही सारे टेस्ट केस को फेच आउट करते हैं और एक रिग्रेशन सूट बनाते हैं। ठीक है ना, एक रिग्रेशन सूट बनाते हैं और उसे ही एग्जीक्यूट करते हैं। और ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम लोग इसके ही रिकॉर्ड एंड प्ले में क्या होता था कि हम लोग क्या करते, पूरा पूरा रिकॉर्ड कर लिया हमने। ठीक है ना, अब हमें रिग्रेशन करना है, हमने रिकॉर्डिंग की यहाँ से यहाँ तक वाली स्क्रिप्ट को दोबारा में रन करा दिया। ठीक है ना। तो अब देखिए हमें कैप्चर और प्लेबैक या समझ लीजिए ऑटोमेशन टेस्टिंग से किस में बेनिफिट मिला? सबसे ज्यादा हमें रिग्रेशन में बेनिफिट मिला। ठीक है ना। तो आंसर आप देख सकते हैं, शायद इसका स्कोर करेंगे तो आंसर देखिए दूसरे का ए पार्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अब जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा और कुछ अलग टाइप में क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, ये देखिए एरर गेसिंग। ठीक है ना,
एरर गेसिंग क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एरर गेसिंग क्या होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, सप्लीमेंट फॉर्मर टेस्ट डिजाइन टेक्निक। हाँ ठीक है, कैन ओनली बी यूज्ड इन कंपोनेंट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं था भाई हम इसको यूज करेंगे इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग या कंपोनेंट टेस्टिंग में। इज ओनली परफॉर्म्ड ऑन द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं था हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में परफॉर्म करेंगे। इज नॉट रिपीटेबल एंड शुड नॉट बी यूज्ड, ऐसा भी नहीं है कि हम इसको रिपीट नहीं कर सकते और इसको यूज नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको क्या मिला, सप्लीमेंट फॉर्मल टेस्ट डिजाइन टेक्निक। मतलब क्या हुआ आपका, जब कोई एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन आता है तो वो कहेगा नहीं यार इसके दो टेस्ट केस ऐसा करो, बैलेंस शीट के या टैक्स वाली शीट में दो टेस्ट केस और ऐड करो कि जब वैल्यू इससे बढ़ जाएगी इससे वैल्यू घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ टेस्ट के डिजाइन टेक्निक में भी इसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप सिक्स का आंसर देखिए इसको, देखिए ए पार्ट है इसका, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए अब हम कुछ और रैंडम टेस्ट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। तो टू डिफरेंट इन ए सिस्टम टू डिफरेंट फेल्योर में हैव डिफरेंट सेवेरिटी। बिल्कुल सही बात है कि दो चीजें यदि तो आपके सिस्टम में फेल हो रहे हैं तो फिर वो उनकी सेवेरिटी डिफरेंट हो सकती है। सही बात है। देखिए आपको फॉल्स फाइंड करना है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, मैंने फिर से बोला है कि आपको इसमें से फॉल्स को फाइंड करना है। कई लोग पूरा पढ़ते नहीं है और फिर टिक कर देते हैं। ए सिस्टम इज नेसेसरली मोर रिलायबल आफ्टर डिबगिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द फॉल्ट, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, अ सिस्टम इज नेसेसरली मोर रिलायबल आफ्टर डिबगिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द फॉल्ट। नहीं ये चीज तो सही नहीं लगी, इस पे मुझे डाउट हुआ, मैंने इसको रख लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ए फॉल्ट नीड नॉट अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम। नहीं ये चीज तो सही है, ये चीज तो एकदम सही है। क्यों, क्योंकि ए फॉल्ट डिड नॉट इफेक्ट द रिलायबिलिटी सिस्टम। यदि सिस्टम में कहीं फॉल्ट आ जाता है तो जरूरी नहीं कि उससे हम लोग उस पर रिलायबल करना या भरोसा करना बंद कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, ठीक है ना। बिल्कुल फॉल्ट आएगा उसको सही होगा और वो चीज सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हट गया, ये पार्ट हट गया, अब मेरे पास बी पार्ट बचा है, डी पार्ट बचा है। आगे बढ़ते हैं, अनडिटेक्टेड एरर में बी लीड टू फॉल्ट एंड इवेंचुअली टू इनकरेक्ट बिहेवियर। नहीं, इनकरेक्ट बिहेवियर यदि होता है तो सिस्टम फेल्योर हो जाता है। यदि आपको पता हो, यदि एक्सपेक्टेड से एक्चुअल जब हमारा डेविएशन हो जाता है तो वहां सिस्टम को हम लोग फेल्योर बोलते हैं, इनकरेक्ट बिहेवियर नहीं बोलते। तो अब हमारा ऑप्शन ये वाला बचा, ठीक है ना। अब इसका आंसर देखते हैं कि हम कितने करेक्ट हैं। मैं चलता हूँ तो मैं देखूं यदि, तो 14 15 का बी पार्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जज करना है। आगे चलते हैं, आप देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग के क्या फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो यूजिबिलिटी टेस्टिंग नहीं है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं है, सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात क्या होगी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। और जैसे मान लीजिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं चलता हूँ इस वाले को जरा देखता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। देखिए मैंने आपको बताया था व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है ना। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक कौन सी नहीं है, तो देखिए जब स्टेटमेंट टेस्टिंग मैंने कहा था होती है, जिसमें मैंने स्टेटमेंट बनाए थे, पाथ मैंने बनाया था कि हाँ भाई जितने नंबर ऑफ पाथ हैं, साइक्लोमेट्रिक, डेटा फ्लो मैंने बनाया हुआ था, फ्लो चार्ट वगैरह, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये तो नहीं था। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या हो गया आपका, डी पार्ट हो गया। तो 25 में चलेंगे और डी पार्ट को चेक करेंगे, देखेंगे करेक्ट है या नहीं है। तो 25 में डी पार्ट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। Which of the following describe the major benefit of verification in early of the life cycle? तो यदि आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा वेरिफिकेशन वैलिडेशन में, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। Which of the following describe the major benefit of verification? यदि हम लोग वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं अर्ली, जैसे आपको पता है वेरिफिकेशन क्या है, प्रोसेस रिलेटेड है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक करते हैं हम लोग। तो क्या सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है जब हम लोग अर्ली साइकिल में चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, इट अलाउज
identification of changes in user requirement. It allows identification of changes in user requirement. अब देखिए ये बात सही कह रहा है ये ऑप्शन, लेकिन इसमें डाउट है, इसको हम रख देंगे, मैं भी बताता हूँ क्यों। इट फैसिलिटेट टाइमली सेटअप द टेस्ट इन्वायरमेंट। नहीं, सेटअप से तो कोई मतलब ही नहीं है वेरिफिकेशन का, ये तो प्रोसेस रिलेटेड है, ठीक है ना, तो सेटअप से कोई लेना देना नहीं है। इट रिड्यूस डिफेक्ट मल्टीप्लिकेशन। हाँ ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन हमारी क्या होती है, डिफेक्ट प्रिवेंशन टेक्निक होती है, वैलिडेशन क्या होती है, डिफेक्ट डिटेक्शन टेक्निक होती है। तो इसको हम लोग रख लिया, इसको रख लिया, दो ऑप्शन में रख लिए। इट अलाउज टेस्टर टू बिकम इन्वॉल्व अर्ली इन द प्रोसेस। नहीं, टेस्टर तो इन्वॉल्व होते ही नहीं है वेरिफिकेशन में, टेस्टर आता है वैलिडेशन प्रोसेस में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, इट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन of changes in the user requirement. It allows the identification. नहीं, ये वाला नहीं सही है, क्योंकि यूजर रिक्वायरमेंट के इनिशियल स्टेज में, जैसे इसने बोला था अर्ली इन द लाइफ साइकिल, तो अर्ली लाइफ साइकिल में यूजर चेंजेस देता ही नहीं है, यूजर चेंजेस तो बाद में देगा ना, बात समझ रहे हैं आपको। तो ये अर्ली स्टेज में यहाँ चेंजेस नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सी पार्ट करेक्ट हो गया, जो कि बोल रहा है इट रिड्यूस द डिफेक्ट मल्टीप्लिकेशन। हाँ बात सही है, यदि हमें अर्ली स्टेज पे हमें कुछ मिलता है तो हम उसे अपडेट कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहीं अर्ली स्टेज पे किसी पर्सन ने 2 की जगह टेस्ट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उसने 0.2 लिख दिया है, मान लीजिए 2.0 की जगह किसी पर्सन ने गलती से 0.20 लिख दिया है, तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स पहले कहीं कैलकुलेट होगा, फिर वो कहीं और कैलकुलेट होगा, फिर कहीं और कैलकुलेट होगा, तो हमारे डिफेक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमने अर्ली स्टेज पे से पकड़ लिया तो हमारा डिफेक्ट रिड्यूस जो होता है ये हो जाता है। अब देखते हैं 31 का सी क्या हमने सही गेस किया है, आगे बढ़ते हैं। 31 का सी, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ इसको देख लेते हैं, ये वाला सही है। तो कह रहा है टेस्ट केसेस आर डिजाइंड ड्यूरिंग, टेस्ट केसेस आर डिजाइंड ड्यूरिंग, कब होते हैं आपके टेस्ट केस डिजाइन होते हैं, जब आप टेस्ट को रिकॉर्डिंग करते हैं, नहीं तब तो नहीं होते, बिल्कुल नहीं। जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, नहीं तब भी नहीं होते, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब भी नहीं होते, बिल्कुल सिंपल है, जब हम लोग स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं या टेस्ट स्पेसिफिकेशन जब क्लियर हो जाता है उसके बाद या उसके दौरान ही होते हैं टेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये होता है टोटल ISTQB का। तो आप लोगों से मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आप मेरे किसी भी प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे और आप इस पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको एक टाइप में, ये क्वेश्चन मैंने बहुत छाट छाट के लिखे हुए थे, बहुत सारी जगह से कलेक्ट किए हैं, इंटरनेट से, सोर्स से, कुछ मैनुअल, कुछ अपने से। तो ये समझ लीजिए आप 10 वेबसाइट को पढ़ेंगे। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मतलब कि कहीं से इसको कहीं कुछ सोर्स यूज नहीं किया है, हाँ, लेकिन आपको 10 वेबसाइट पर नेविगेट नहीं होना पड़ेगा, सारा मटेरियल आपको यहीं पे मिल जाएगा। जो आप 10 वेबसाइट पढ़ करके आएंगे